नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं राजेश राज और हमारे साथ आज मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पूरी दुनिया भर के मुल्कों में योग का डंका बजा दिया, जिनकी अपनी खास शैली भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव से, जो अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। बाबा, सबसे पहले डीडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। राजेश, आपको भी और सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बाबा, कहा जाता है कि जो बीच का काल था उसमें योग जो है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती चली जा रही थी, उसका रुझान घटता जा रहा था। लेकिन यह क्रेडिट बाबा रामदेव को जाता है जिन्होंने योग को पुनर्जीवित कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसे मान्यता दिलाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। क्या कहेंगे बाबा? दो पक्ष हैं इसके। एक सामाजिक जन जागृति का, तो उसके लिए भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है, और दूसरा उसको राजनीतिक तौर पर यूएनओ में स्वीकार्यता दिला करके विश्व में सम्मान दिलाना। ये दो बड़ी घटनाएं हुई। नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्ताव रखा, 177 देशों ने समर्थन किया। अब तो 200 से ज़्यादा देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। तो जब कोई देश का शक्तिशाली व्यक्ति किसी बात को कहता है तो उसका असर होता है। पावर के पीछे पूरी दुनिया चलती है। तो भारत का सबसे मोस्ट पावरफुल आदमी नरेंद्र मोदी है, और उसने जब ये योग का प्रस्ताव यूएन के अंदर रखा तो और लोगों को उससे आह्वान किया कि आज हम जिस स्वास्थ्य संकट के दौर से गुजर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संकट, हिंसा, वायलेंस, और इसके साथ साथ हमें एक इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ना है। तो योग वैश्विक स्वास्थ्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वर्ल्ड पीस का सशक्त माध्यम है। तो लोगों ने उस बात को गौर से सुना, और अब करोड़ों लोगों ने उसको आजमा लिया था। तो पृष्ठभूमि हमने तैयार कर दी, और राजनीतिक मान्यता, वैश्विक स्तर पर उसको मान्यता दिलाने का काम मोदी जी ने पूरा कर दिया। तो दोनों काम पूरे हो गए। एक वह जन आंदोलन बना, और दूसरा फिर उसको राजनीतिक तौर पर मान्यता मिली। जब तक किसी चीज़ को मान्यता नहीं मिलती है तब तक उतना गौरव नहीं मिलता है। अब आयुष मंत्रालय, उन्होंने उसके लिए स्पेशल बना दिया, पूरी चीज़ों को इस कदर ऊंचा उठा दिया कि आज पूरी दुनिया में एक योग का बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित हुआ। हाँ, ये ठीक है कि हमसे पहले लोग ये समझते थे कि ये कंदराओं में, गुफाओं में रहने वाले जो योगी हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, वही योग किया करते हैं, या कोई खास लोग जो जैसे इंदिरा जी योग करती थी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी उनको क्या करते थे, तो लोग सोचते थे अरे ये कोई बहुत बड़े लोगों की चीज़ है, अपने काम की चीज़ नहीं। हमने उसका सिंप्लीफिकेशन किया, आम आदमी की भाषा में उसको समझाया, और जैसे एक होता है ना बौद्धिक विवाद, हम उसके चक्कर में नहीं पड़े। इस हिंदुस्तान के 100 करोड़ से ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं, लेकिन 1 करोड़ लोगों को भी ये नहीं पता कि मैंने व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वेद, दर्शन, उपनिषद और ये मेडिकल साइंस, ये सब इतना गहरा नॉलेज, क्योंकि मैंने आम आदमी को आम आदमी की भाषा में समझाया कि भाई देखो, ये योग की क्रिया है, ये योग का प्राणायाम है, ये योग का आसन है, और ये योग का दर्शन है। तो उसको सिंप्लीफिकेशन किया। कॉमन पीपल जो है, जो आम आदमी है, उनके लिए योग का अर्थ क्या है? आपने सही कहा कि जो बड़े फलक पर योग को लोग समझने लगे, लेकिन अगर कॉमन पीपल की भाषा में अगर हम कहें तो योग का अर्थ हम कैसे उसको वर्गीकृत करेंगे? देखिए, कॉमन आदमी के लिए योग का इतना अर्थ है कि वो सुबह उठ करके जो है, जैसे मान लीजिए मैं बैठा हूँ, अभी आपके सामने ही बैठा हूँ, ऐसे बैठ करके इतना शुरू कर दे, माने शुरू तो करे। कॉमन आदमी के लिए योग का इतना सा अर्थ है कि वो प्राणायाम, ध्यान, 1-2 आसन शुरू करे। योग के 3 पार्ट हैं, एक योग का फिलोसॉफिकल पार्ट है, एक योग का प्रैक्टिकल पार्ट है, और तीसरा योग हमारे व्यवहार में आता है, हमारे आचरण में, हमारे स्वभाव में आता है। तो जब शुरुआत होगी तो सब कुछ होगा ना। तो मैं कहता हूँ लोग से, आप लंबा सांस लेना शुरू करो, इसको भस्त्रिका कहते हैं। आप सांस छोड़ना शुरू करो, इसको कपालभाति कहते हैं।
तो आपका वेट कम होगा, आपका बीपी नॉर्मल होगा, आपका शुगर नॉर्मल होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा, गैस कब्ज एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर होगी, अर्थराइटिस मिटेगा, शरीर के विकार बाहर निकलेंगे, मन के विकार बाहर निकलेंगे। तो आम आदमी के लिए योग का यही अर्थ है कि वो योग करना शुरू कर दे और भस्त्रिका, कपालभाति या इन 3 में से कुछ तो करे। जो गांव का आदमी है, जो दिन भर खेत में मेहनत करता है, मजदूर आदमी है जो सुबह से शाम तक सड़क पर मेहनत करता है, उसको भी प्राणायाम करना जरूरी है, क्योंकि उनको भी आप देख रहे हैं कि उनको भी ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, उनको भी कैंसर, खतरनाक बीमारियाँ हो रही है। क्योंकि प्राणायाम जो है हमारी आंतरिक चेतना को जागृत करता है, एक रूहानी दुनिया है उससे हमें जोड़ता है। तो ये प्राणायाम और ध्यान ये बहुत ईजी है, हर आदमी इसको कर सकता है। तो आपने कैंसर का जिक्र किया, तो क्या असाध्य जो रोग हैं उनके बारे में भी दावा किया जाता है कि असाध्य रोगों पर, कैंसर पर जैसे रोगों पर भी इसका इम्पैक्ट हुआ है? क्या आपकी दृष्टि में कोई ऐसा मरीज या कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको क्योर होने में कामयाबी मिली योग के द्वारा? मैं वही कहता हूँ जिनकी कामयाबी मिली। योग की जो रेफरेंस बुक हैं, वेद हैं, दर्शन है, उपनिषद है, योग दर्शन है, 8 योग प्रदीपिका है, गृहण संहिता है, इनमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, अर्थराइटिस या कोई ऐसे इस तरह की बीमारियों का नाम लेकर के क्योर होती है। उनमें संकेत था कि जैसे उपनिषद में संकेत है न तस्य रोग, उसको रोग नहीं होगा, न जरा उसको बुढ़ापा नहीं आएगा, न मृत्यु हो, वो मृत्यु के भी पार चला जाएगा। प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीर में, जो योगाग्नि में खुद को तपा लेता है। तो हमने ये जो कहा ना कि इससे BP क्योर होता है, शुगर क्योर होता है, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस और कैंसर, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज क्योर होती है, ये कहीं रेफरेंस बुक में नहीं लिखा है। ये सारा हमने प्रयोग किया। तो आज हमारे पास में हजारों पेशेंट्स का डेटा है, बेस है, हजारों पेशेंट्स का। अच्छा स्वामी जी, कई बार योग को लोग एक्सरसाइज से जोड़ते हैं, तो क्या योग और एक्सरसाइज को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फ़र्क पाते हैं, या दोनों में सामंजस्य है? सामंजस्य तो है, अंतर विरोध नहीं है लेकिन अंतर ये है, अंतर विरोध नहीं है, अंतर है थोड़ा। क्या अंतर है? जो क्रिया तेजी से की जाए वो एक्सरसाइज में आ जाती है, व्यायाम में आ जाती है जी। जो स्थिरता पूर्वक किया जाए, एक स्थिति में ठहर गए, वो आसन हो जाता है। तो जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमतानासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, एक स्थिति में आके ठहर जाते हैं। तो उससे 2 काम होते हैं, एक तो शरीर की आंतरिक क्रिया ठीक होती है, उससे मन की एकाग्रता बनती है। तो जो स्थिरता पूर्वक किया जाए वो योगासन, जो तीव्रता पूर्वक किया जाए वो एक्सरसाइज। फ़ायदा दोनों से ही होता है। तो ऐसा इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है, अंतर है। तो क्या एक्सरसाइज के पहले योग किया जाना चाहिए, या योग जो है एक्सरसाइज के बाद किया जाना ये पहले चाहिए? भी किया जा सकता है, बाद में भी किया जा सकता है। और मैं अपने शुरू में कराता हूँ, कभी मैं प्राणायाम, ध्यान और आसन पहले कराता हूँ, और मैं व्यायाम भी कराता हूँ। मैं 15 से 20 मिनट का व्यायाम कराता हूँ। मैंने उसको 2-3 नाम दिए हुए हैं। जैसे सूर्य नमस्कार तेज़ी से किया जाए तो वो भी व्यायाम हो जाता है। दंड बैठक 12 तरह के दंड, कुछ 8-10 तरह की बैठक, ये सब मैं कराता हूँ। फिर हमने योगिक जॉगिंग के नाम से एक एक्सरसाइज का पैकेज बनाया हुआ, उसमें सारे आसन ही उनको तीव्रता से करवा देते हैं। तो ये आसनों के पहले भी किया जा सकता है, आसनों के बाद किया जा सकता है। प्राणायाम भी आसनों के पहले किया जा सकता है, बाद भी किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस सीक्वेंस का कोई मायना नहीं है। हाँ, जैसे गर्मी की ऋतु है तो पहले प्राणायाम ध्यान करेंगे तो अच्छा लगेगा। सर्दी की ऋतु है तो पहले थोड़ा बॉडी वार्म अप कर लेंगे, व्यायाम कर लेंगे, आसन कर लेंगे, तो बाद में प्राणायाम ध्यान करेंगे तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ऋतु के अनुसार कर सकते हैं, बाकी ऐसे कोई ऐसा नियम नहीं है। भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ये देखा गया कि लोगों के पास वक्त बहुत कम है, कामकाजी जो लोग हैं वो बहुत समय नहीं दे पाते हैं, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि इसकी वजह से लोग दवाओं पर आश्रित हो जाते हैं। वैसे लोगों के लिए बाबा क्या संदेश देना चाहेंगे? कौन सा ऐसा व्यायाम या कौन सा ऐसा आसन, योग हो जो कम समय में लोगों को ज़्यादा लाभ दे? मैं कहता हूँ 99% दवाओं से, चाहे वो BP की है, शुगर की है, थायराइड की है, अस्थमा की, कोई भी दवा 4 से 8 घंटे असर करती है, इससे ज़्यादा असर नहीं करती। थायराइड की दवाई ले लो, चाहे BP शुगर की ले लो, नींद की ले लो, पेन किलर ले लो, कोई भी दवाई 4 से 8 घंटे असर करती है, और उससे बीमारी कंट्रोल होती है, क्योर नहीं होती, और उसके साइड इफेक्ट और होते हैं। लोग आजकल घुटनों का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन, आँख का ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन, कहीं गांठ हो जाती है उसका ऑपरेशन, चीर फाड़ करने में लगे हुए, कत्ल खाने खुले हुए, एक तरह से कत्ल करने के लिए तैयार है। मैं कहता हूँ 99% आप ऑपरेशन से बच सकते हो, और हमने बचाया है।
घुटने के ऑपरेशन से, कमर का ऑपरेशन से, लिवर किडनी के, हार्ट के, थायराइड के, आँख के, कान के और शरीर में जो गांठें हो जाती है उसके ऑपरेशन से हमने बचाया। तो 99% ऑपरेशन से बचाया जा सकता है। योग करके उसको रिवाइव कर देते हैं पूरे सिस्टम को, और 99% दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, गैस, एसिडिटी से लेकर के और नींद तक की। तो सिंपल क्रियाएं तो 3 हैं जिसको सब कर सकते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। फिर जैसे जिनको स्ट्रेस बहुत रहता है, नींद नहीं आती है, तो वो भ्रामरी भी कर सकते हैं। तो भस्त्रिका तो मैंने बताया था अभी, ये 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। दूसरा ही कपालभाति, 1 सेकंड में एक बार श्वास को बाहर छोड़ना, अंदर अपने आप चला जाएगा। फिर ये अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। एक से लिया, दूसरे से छोड़ा, दूसरे से लिया, फिर पहले से छोड़ा, एक चक्र हुआ। फिर अनुलोम विलोम नस नाड़ियों के लिए हमारे शरीर में 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ, पंचकोश, पंच प्राण, और पूरा अस्तित्व बहुत रहस्यपूर्ण, रोमांचक है ना। तो वो पूरा शुद्ध हो जाता है अनुलोम विलोम से। भ्रामरी, उद्गीत ही स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छे हैं। माने सब रोग मुक्त, तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं ना, तो रोग मुक्त, तनाव मुक्त, और फिर ध्यान अपने आप लगता है, इससे पीस ऑफ माइंड मिलता है। तो भ्रामरी ये ध्यान के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है। पहले गुरु माथे पर शेष, तीन गुरु आंखों पर, कान अंगूठी से बंद, और ऐसे करते ही मन को शांति मिलती है। ऐसे कभी भी तनाव हो तो कभी भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं इसको। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, और एक ही है ये 5 क्रियाएं तो सब कर लें। शुरुआत किससे होनी चाहिए? शुरुआत भस्त्रिका से, ये भस्त्रिका सीक्वेंस। से। फर्स्ट भस्त्रिका, सेकंड कपालभाति, थर्ड फिर ये अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, फिर उद्गीत। ऐसे मतलब ये सीक्वेंस से करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ऐसा भी माना जाता है कि कई बार ब्लड प्रेशर जो है वो कपालभाति करने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वो ऐसा है, जब बहुत फास्ट करेंगे ना ऐसे, और ज़्यादा फोर्सफुली करेंगे, ये नहीं करना ऐसे। ये बहुत सिंपल क्रिया है। ऐसे तो कोई आदमी बोले चलने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दौड़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो बीपी वाले को तेज़ थोड़ी दौड़ाते हैं। तो बीपी वाले को बोलते हैं चलो भाई, इसका मतलब थोड़ी बीपी को चलना ही बंद कर दोगे। दौड़ना मना होता है बीपी वाले पेशेंट को। क्यों? क्योंकि दौड़ने से उसका बीपी बढ़ सकता है, ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो गया। तो कपालभाति फास्ट करने में दिक्कत है, स्लो कर लेना, इससे बीपी नॉर्मल होता है। यानी रिसर्च किया है। प्राणायाम करके कम समय में लोग अपने तनाव से और बीमारियों से बच सकते हैं। तनाव और बीमारियों से पूरी तरह मुक्ति पा सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जैसे किसी आदमी को रोग नहीं होता तो वो भी तो जिंदगी जी रहा है। तो रोग ये हमारा स्वभाव नहीं है। डिजीज, दिस इज नॉट आवर नेचर। रोग हमारा स्वभाव नहीं है, आरोग्य हमारा स्वभाव है। गुस्सा हमारा स्वभाव नहीं है, प्रेम हमारा स्वभाव है। भोग हमारा स्वभाव नहीं है, योग हमारा स्वभाव है। अशांति हमारा स्वभाव नहीं है, शांति हमारा स्वभाव है। योग से हम अपने स्वभाव में लौटते हैं। इसी को मैं अब ये बड़ी बात कह रहा हूँ। अब ये योग का सूत्र है, योग से चित्तवृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान। दृष्टा माने आत्मा, अपने स्वरूप में। अपना स्वरूप माने अपना स्वभाव। दृष्टा आत्मा अपने स्वभाव में रहता है, ये योग है। तो योग से हम अपने स्वभाव में रह करके फिर अपना स्वधर्म का पालन करते हैं। अपने स्वभाव में रहना, अपना स्वधर्म माने अपना कर्तव्य। किसान खेती करता है, ये उसका स्वधर्म है। राजनेता राजनीति करता है, ये उसका स्वधर्म है। एक बिजनेसमैन, एक कर्मचारी, एक अधिकारी, व्यापारी, एक योगी, एक सन्यासी जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, वो स्वधर्म है। तो स्वभाव में रह के स्वधर्म का पालन करना, ये योग है। इतना सिंपल है। अब इसको इतना जटिल बना दिया तो दरअसल क्या है, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो सबको बहकाते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ इस दुनिया को खतरा अनपढ़ लोगों से नहीं है। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज खींच देते हैं। पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां बना करके लोगों को फिर आपस में लड़ाते हैं। अपने देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां बना के लड़ाते हैं। फिर देशों की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज बना करके फिर दो देशों को लड़ाते हैं। ऐसे ही ये जो बुद्धिजीवी हैं,
चाहे वो विधायिका में है, चाहे कार्यपालिका में है, चाहे न्यायपालिका में है, चाहे खबरपालिका में है। ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, इन्होंने लोगों का बुद्धू बना रखा है, लोगों का उल्लू बना करके रखते हैं, उनको उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ये सिंपल सी बात है, क्यों लोगों को भ्रमाते हो? चलिए अब यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी स्वामी रामदेव से बातचीत जारी रहेगी। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। हमारे साथ देश की एक बहुत बड़ी शख्सियत स्वामी रामदेव बातचीत के लिए मौजूद हैं। स्वामी जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि कहा जाता है कि अंग्रेज़ी दवाओं का साइड इफ़ेक्ट है। क्या योग का भी कोई साइड इफ़ेक्ट है? ये अंग्रेजी दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट किताबों में लिखा है, रिसर्च बुक्स में लिखा है, दवाई के पैकेट में भी लिखा रहता है, और उसको लोगों ने अनुभव भी कर लिया, क्योंकि अभी लोग पिछले 85 साल से खा रहे हैं। यूँ तो ये सृष्टि करीब 200 करोड़ वर्षों पुरानी, और 200 करोड़ वर्षों तक अभी आगे रहने वाली सृष्टि की आयु 400 करोड़ वर्ष, मनुष्य के शरीर की आयु अधिकतम 400 साल हो सकती है। 200 सालों से एलोपैथी है, भारत में 50 सालों से 60 सालों से ज़्यादा बढ़ी, और 50 सालों में लोगों ने इसके इतने साइड इफेक्ट देख लिए, अब सब ऊब करके वापस आ रहे हैं योग की तरफ, आयुर्वेद की तरफ, नेचुरोपैथी की तरफ, कि भाई यहाँ इसका कोई साइड इफेक्ट कैसे हो सकता है? मैं एक बात कहता हूँ, हम सांस तो रोज लेते हैं, श्वास का कोई साइड इफेक्ट होता है? श्वास छोड़ रहे हैं, इसका क्या साइड इफेक्ट हो भाई? नहीं, अगर योग जो है वो गलत पद्धति से अगर की जाए तो क्या उसका कोई साइड इफेक्ट शरीर पे हो सकता है? गलत तो ऐसा होता है, मान लीजिए किसी को कमर में दर्द ज़्यादा आगे झुक गया, वो बिना योग के झुकेगा तो भी उसको दर्द बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। तो कुछ सावधानियां तो सब जगह हैं। रसोई में खाना भी पकाते हैं तो कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है ना, कि भाई गैस का जो है, जो चूल्हा बंद करने के बाद जलता हुआ ना, उसको चलता हुआ ना छोड़ दें। रास्ते पर चलते हैं तो एक्सीडेंट ना हो जाए, सावधानी रखते हैं। कहीं वायर जा रहा है तो भाई नंगे तार को हाथ नहीं लगाना, छोटी सी बातें। ऐसी योग में सिंपल सावधानी है कि कोई पेट का ऑपरेशन करवाए हो तो 3 महीने तक कपालभाति नहीं करना, और कोई बड़ा ऑपरेशन कराया तो 6-8 महीने तक कपालभाति नहीं करना, पेट का ऑपरेशन। बाकी ऐसे हाथ पैर का ऑपरेशन कराया तो कपालभाति से जल्दी अच्छा हो जाता है। माने जहाँ से क्रिया कर रहे हैं, अब पेट का ऑपरेशन हुआ, लीवर, किडनी, यूट्रस, ओवरी का कोई ऑपरेशन हुआ या हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो 6-8 महीना बंद करना पड़ेगा। कमर में दर्द, आगे नहीं झुकना, हर्निया पीछे नहीं झुकना, कमजोरी है शरीर में तो जोर ज़बरदस्ती नहीं करना। जो कठिन आसन है, शीर्षासन, सर्वांगासन आदि, वो उच्च रक्तचाप, हृदय रोग आदि में नहीं करना। तो इसी सिंपल सी बातें होती हैं, उतना पता होना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा का दौर भी लौटा है, तो क्या माना जाए कि जो प्राकृतिक चिकित्सा और योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? मैं तो कहता हूँ सारी ही चिकित्साएं एक दूसरे की पूरक है। मैं एलोपैथी का भी घोर विरोधी नहीं हूँ। इमरजेंसी में जब बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अचानक कोई दुर्घटना हो जाए, तो इमरजेंसी में तो एलोपैथी भी लेना चाहिए। जिनके नेचर के अनुकूल पड़ता है होम्योपैथी भी लेना चाहिए। और योग और आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा सीधे प्रकृति से जुड़े हैं, तो एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए। ये जो खेमाबंदी है ना, गुटबाजी घर में हो तो घर बर्बाद हो जाता है, राजनीतिक पार्टी में गुटबाजी हो तो पार्टी बर्बाद हो जाती है, चैनल में गुटबाजी हो जाए तो चैनल ठप हो जाता है। तो हमें ठप नहीं करना स्वास्थ्य का सिस्टम। हम कहते हैं जितना जो चीज़ की ज़रूरत है उसको उतना अपनाओ। बाबा आज आक्रामक हैं। क्या लगता है कि रोजगार के क्षेत्र में भी प्राकृतिक चिकित्सा और योग दोनों के क्षेत्र में जो देश का नौजवान है वो अपनी संभावनाएं तलाश सकता है? योग का ये एक पक्ष था राजेश, जिसके ऊपर हमने चर्चा की कि योग से आरोग्य मिलता है, योग से जो है रोजगार मिलता है। आज करोड़ों लोग बीमार हैं, तो ये जो डॉक्टर जो डिग्रियां लेकर के बैठे हैं, और इसमें काफ़ी लोग तो जो है मोटे पैसे दे करके डॉक्टर बनते हैं। 2-2 करोड़ पे एमडी करने में लग जाता है, 2-2 करोड़ पे एमबीबीएस करने में लग जाता है, फिर और
थोड़े खर्चा पानी जोड़ो तो करीब एक डॉक्टर 5 करोड़ रुपए में तैयार होता है। 5 करोड़ का ब्याज कितना होता है, तो उतना तो फिर जो लोगों की जेब काटेगा ना वो। तो ये जो डॉक्टर बने बैठे हैं और हम योगाचार्य बना देते हैं, 5,000 रुपये भी नहीं लगते तो वो आदमी लोगों को आरोग्य दे सकता है। तो भाई वो यदि किसी को प्राणायाम सिखा के, आसन सिखा के, ध्यान सिखा के किसी की बीमारियां ठीक कर देता, तो QCI ने इसका एक पैरामीटर भी बना दिया कि इतनी आपकी बेसिक योग्यता होनी चाहिए। तो रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन एक पक्ष है। दूसरा, योग के 5-7 मैं पक्ष बताता हूँ। क्या ये योग है क्या पूरा का? योग से रोजगार मिलेगा, योग से व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, डिविनिटी बढ़ती है। एक आदमी के अंदर असीम ज्ञान शक्ति सामर्थ्य है, वो जाग जाता है, ये बड़ी बात है। फिर ये भी एक योग का एक पक्ष है। दूसरा, योग से ना आदमी की ऐसे मनस्थिति बदल जाती है, तो उसकी बीमारी तो मिटती है, उसका नशा छूट जाता है। आज देश की 2-3 बड़ी समस्याएं हैं। एक तो करीब 10 लाख करोड़ रुपए की देश में दवाइयाँ बिकती हैं। ये दरअसल ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो थोड़ी सी दिखती है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दवाइयों का कारोबार, डॉक्टरों का कारोबार, हॉस्पिटलों का कारोबार चल रहा है ना, ये सारा करीब 10 लाख करोड़ रुपए का है। और 10 ही लाख करोड़ रुपए के नशा का कारोबार है। ये माने रोग मुक्त, नशा मुक्त जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है योग। आपने पतंजलि के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों को स्वरोजगार मुहैया कराया, काफ़ी जो नौजवान हैं वो आकर्षित हुए। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में बाबा के द्वारा भी लोगों को रोज़गार मिलेगा? देखिए, 3 तरह का रोज़गार होता है। एक तरह तामसिक रोज़गार होता है, जो है आप बीड़ी सिगरेट शराब आदि बनाते हैं, बेचते हैं, और ये क्या डांस बार आदि चलाते हैं, ये तामसिक रोज़गार है। कत्ल खाने चलाते हैं, माने जिससे दूसरों को पीड़ा हिंसा दे करके जो आप अर्थ अर्जित करते हैं, तामसिक रोज़गार हो गया। एक हो गया सात्विक रोज़गार, एक राजसिक, जैसे जो पॉलिटिकल जितने भी काम है ना, ये सारे, ये सब राजसिक रोज़गार है और एक है सात्विक रोज़गार। तो योग, आयुर्वेद और ये शिक्षा, ये सब जो है ये सात्विक रोज़गार है। तो हम योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी में अभी तक 1 लाख लोगों को रोज़गार दिए हैं, प्रत्यक्ष तौर पर, डायरेक्टली। इनडायरेक्टली करीब 1 करोड़ लोगों को। आगे हमारा विचार है कि हम करीब 5 लाख लोगों को डायरेक्ट, 5 लाख लोगों और करीब 5 करोड़ लोगों को इनडायरेक्ट रोज़गार देंगे। पहले बाबाओं को लोग बेरोज़गार समझते थे। मेरे मन में एक पीड़ा है। मैं एक गरीब परिवार में, सामान्य परिवार में, किसान परिवार में पैदा, सरकारी स्कूल में पढ़ा। हमारे लिए ये बड़े बड़े जो हॉस्पिटल, बड़े बड़े जो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये हमारे लिए सपना होते थे। आज वो मुझे बुलाते हैं, अपने यहाँ गौरव अनुभव करते हैं, अलग बात है। हमारे लिए टेलीविज़न एक सपना होता था। टेलीविज़न तो हमने कभी देखा ही नहीं था, गाँव में टीवी नहीं था, एक भी टीवी नहीं था, खाली ये आकाशवाणी है। रोहतक है, ये आकाशवाणी दिल्ली है, हरियाणा में शरीर पैदा हुआ, इसलिए हम ये 2 शब्द सुनते थे। और वो गांव में हम ग्रामीण भाषा बोलते थे, हम हिंदी सीखे तो आकाशवाणी से सीखे तो वहाँ से हम चल के आए। तो हमको ऐसा लगता है देश का जो अंतिम आदमी है उसका उत्थान होना चाहिए, और मोदी जी उस अंतिम आदमी के उत्थान के लिए लगे हुए राजनीतिक तौर पर, कि जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। मैं आध्यात्मिक रूप से, वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से इस काम में लगाऊँ कि जो अंतिम पायदान पर खड़ा आदमी है उसको ऊंचा उठाना है। लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि बाबा व्यवसायी हो गए। अच्छा बताओ, बाबा ने किसकी भैंस खोल ली? हमारे यहाँ गांव में बोला जाता है, बाबा ने बुरा किसका कर दिया? अरे मैं अच्छा करने में लगा हूँ ना। तो मैं किसी की चोरी चकारी करता, किसी के साथ धोखाधड़ी करता, किसी पर शनि केतु राहु चढ़ाता उतारता, कोई और गंडे ताबीज़ करता है, इन पाखंडियों को पकड़ो, इनको जेल में डालो। और मैं कोई गलत करता हूँ तो मुझे जो दुनिया में बड़ी से बड़ी सज़ा हो सकती है वो दो। मैं लोगों को रोज़गार दे रहा हूँ, लोगों, और अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ मेरे पास जो कुछ है, चाहे दान में मुझे मिला या मैं अपने पुरुषार्थ से कर रहा हूँ। अच्छा, मैं चुपचाप होकर के बैठ जाता है तो अच्छा रहता है। आज मैं जो कर रहा हूँ उससे लाखों करोड़ों लोगों को जिंदगियाँ मिल रही हैं। अब विरोधी लोग हैं, कहते हैं तो चलो कम से कम कहने का अवसर मिल जाता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, लोग कहेंगे, उनका काम है। और दूसरा, मुझे उससे कहने का अवसर मिल जाता है कि वास्तव में सन्यासी कैसा हो। अच्छा, भगवान राम ने काम नहीं किया, भगवान कृष्ण ने काम नहीं किया, तो कर्म करने से आदमी का योग क्षीण हो जाता है। जो कर्म नहीं करता वो योगी नहीं होता, वो तो आलसी होता है, अकर्मण्य होता है, असुर होता है। योग का गुर सिखाएंगे, टिप्स सिखाएंगे, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ भी बुलंद। हम कहते हैं करो योग रहो निरोग,
योग भी सिखाएंगे, देश भी बचाएंगे, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाएंगे, परम वैभवशाली बनाएंगे। चलिए, डीडी न्यूज़ से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।